आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जहाँ वक्त है रेडियो डॉक्टर का। बदलती जीवन शैली और अनुचित खान पान से न जाने कितनी ही बीमारियों को जन्म दिया है और लोग खाने के लिए नॉर्मल खाने को छोड़कर दवाओं पर ज्यादा अपना समय व्यतीत करने लगे हैं। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता चले कि आप कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं और कौन सी बीमारी आपके अंदर, आपके शरीर के भीतर बढ़ती जा रही है, घर करती जा रही है, ये जानकर पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी ही एक बीमारी है थायराइड डिसऑर्डर्स। आज का रेडियो डॉक्टर का हमारा यही विषय है, क्योंकि आज काफी तादाद में इससे ग्रसित पेशेंट्स मिलते हैं। तो बस यदि आप भी इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुजुल जैन, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ आज आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इससे पहले कि हमारे लिसनर्स के मैसेजेस आने शुरू हों, मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगी कि थायराइड एक्चुअल में है क्या? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं पता और हो सकता है वो उनसे ग्रसित हो। तो एक्चुअल में थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडी में ग्लैंड है जो हमारी नेक में लोकेटेड होती है जी। और थायराइड ग्लैंड से हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। हमारी बॉडी के सारे सेल, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म थायराइड ग्लैंड ही रेगुलेट करता है जी। तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए एक बहुत एसेंशियल ग्लैंड है। हमारी बॉडी में अगर हम देखें ब्रेन, हार्ट, लिवर, मसल्स, नर्व्स, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, सब चीजों को एक्चुअली थायराइड ग्लैंड ही रेगुलेट करता है। तो जब थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत होती है? थायराइड डिसऑर्डर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं कॉमनली। जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें बेसिकली थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है। दूसरा डिसऑर्डर होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है। और तीसरा डिसऑर्डर होते हैं थायराइड कैंसर्स। जी, तो इन सभी के बारे में हम और भी ज्यादा जानेंगे और जो हमारे लिसनर्स यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के रेडियो डॉक्टर में। आज का हमारा विषय है थायराइड डिसऑर्डर्स। यदि आप भी कोई सवाल रखना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी या कुछ जानना चाहते हैं इस विषय से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। जीवन एक गाड़ी है और आगे चलते रहना ही हमारा काम है, लेकिन उस काम के दौरान हमारा स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे स्वस्थ रहने में रोड़ा डालता है थायराइड डिसऑर्डर। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि थायराइड 2 तरह के हो सकते हैं, हाइपो या हाइपर। थोड़ा सा इनके बारे में और बताइए, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है? हाइपोथायराइडिज्म में हमारी थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम बनाती है। इसमें सबसे जरूरी बात है कि 50% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं, उनको ज्यादातर कोई ऐसे खास सिम्टम नहीं आते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म के मेन सिम्टम्स होते हैं वेट बढ़ता है, भूख कम लगने पे भी, स्किन ड्राई रहने लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर रह सकते हैं। हमारी बॉडी में मसल एक होना स्टार्ट हो जाता है। ओल्ड एज में थोड़ी सी मेमोरी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैटीग रहने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है, उसमें सिम्टम्स इनके ऑपोजिट आती है। वेट लॉस होने लगता है भूख बढ़ने के बावजूद भी, हाथों में थोड़ा सा कंपन होने स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, बार बार ये डायरिया होने की शिकायत आती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी, पसीने ज्यादा रहते हैं। और कुछ हाइपरथायराइड पेशेंट्स में आंखों पे भी असर आता है, आंख बड़ी बड़ी होने लगती है और आंख कई बारी बाहर भी आ जाती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। सर, कौन सी टेस्ट से ये पता चलता है कि कौन सा थायराइड है, हाइपो या हाइपर है? कैसे पता चलता है? तो मोस्ट सुटेबल टेस्ट जानने के लिए थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट, जो एक बहुत सिंपल टेस्ट है TSH। अगर TSH हाई है, इसका मतलब
हाइपोथायराइड की तरफ बीमारी जा रही है। TSH लो है तो इसका मतलब हाइपरथायराइड की तरफ बीमारी जा रही है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए हम आगे के टेस्ट जैसे कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH, कारण जानने के लिए NT-TPO एंटीबॉडी, अगर जरूरत होती है तो थायराइड का अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। बट एक बेसिक टेस्ट TSH से दोनों बीमारी डिफरेंशिएट हो सकती हैं। सर, एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से। उनका पूछना है कि थायराइड क्या सभी को एक समान हो सकता है, या जैसे अभी आपने बताया तो क्या किसी मतलब हो सकता है कि सबको एक ही जैसा थायराइड हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थायराइड डिजीज की सीवियरिटी डिपेंड करती है कि किसका थायराइड ग्लैंड कितना हार्मोन बना रहा है, कितना उसमें डिसफंक्शन हुआ है। जैसे हम कॉमनली देखते हैं काफी पेशेंट्स का लाइफ लॉन्ग बहुत कम डोज से ही कंट्रोल हो जाता है। जिनमें थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पूरी तरह से कम हो जाता है उनको डोज ज्यादा देनी पड़ती है। तो सीवियरिटी सारे पेशेंट्स में एक जैसी नहीं होती है। और सर, किस किस बॉडी पार्ट में हो सकता है, इनका ये भी पूछना है। थायराइड डिसऑर्डर बेसिकली बॉडी के सारे पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट आता है, हमारी ब्रेन की मेंटल कैपेसिटी स्लो हो जाती है, भूलने की बीमारी हो सकती है। फिर हमने अभी सुना कि आंखों पे असर आ सकता है, अगर ग्लैंड ओवर एक्टिव है तो आंख बड़ी हो सकती है, गले में स्वेलिंग हो सकती है, हमारे बालों पे इसका असर आता है। हाइपोथायराइड पेशेंट्स में बाल झड़ने लगते हैं, बाल ब्रिटल हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे इसका असर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। हार्ट पे असर हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, कम हो सकती है। मसल्स पे, शरीर की नर्व्स पे, सारे ऑर्गन्स पे थायराइड का इफेक्ट आ सकता है। तो सर, जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, कोई पर्टिकुलर इसमें एज ग्रुप का भी कोई फैक्टर है कि इस एज ग्रुप के लोगों को ही थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या ये मतलब यंग एज के बच्चों में या और छोटे बच्चों में भी हो सकता है? तो अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें तो वो 5 to 8 टाइम्स फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है बीमारी जी। हाइपोथायराइड होने की मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है अराउंड 5th to 6th डेकेड। बट ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है। इवन ये बीमारी जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें हम कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उस एज में भी ये बीमारी हो सकती है। क्या किसी को जन्म से भी ये बीमारी हो सकती है? हाँ, जरूर। जन्म से भी बच्चों को थायराइड की बीमारी हो सकती है। उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो बीमारी नहीं पहचानते हैं तो जो सबसे खराब असर पड़ता है वो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में पड़ता है। क्योंकि 3 साल की एज तक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी हार्मोन है जी। सर, जैसे आपने बताया कि जन्म से ही हो सकता है, तो जिस बच्चे को जन्म से है उसको कैसे, मतलब उसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को है? अगर बच्चे को जन्म से ही थायराइड हार्मोन की कमी है तो बच्चे को फीडिंग लेने में दिक्कत होगी, बच्चे की क्राई होर्स होगी, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहेगी, बच्चे में पीलिया काफी दिन तक रह सकता है, बच्चे में पेट फूला हुआ होगा, थोड़ा सा अम्लाइकल हर्निया भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण लगते हैं तो बच्चे का थायराइड टेस्ट तुरंत कराना चाहिए। और क्या ये बीमारी जेनेटिकली भी हो सकती है? मतलब यदि फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की तो क्या उनके भी चांसेस हैं? हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड जो बीमारी होती है उनका मोस्ट कॉमन कारण ऑटो इम्यूनिटी होता है। तो एंटीबॉडीज बनने का जो कारण है वो जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के कारण ये बीमारी हो सकती है। सर, एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से। पूछ रहे हैं कि मैं लगभग 45 साल की मेरी एज है और मैं पिछले 5-6 सालों से थायराइड की दवाई ले रहा हूं और इसे खाली पेट लेनी चाहिए और इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा सही है? नहीं, या ये कोई मिथ है? ऐसा सही नहीं है। थायराइड की दवाई को आप जैसे बाकी रूटीन दवाइयों को ले सकते हैं, वैसे लेते हैं वैसे ले सकते हैं। आपको इसको खाली पेट सुबह लेनी है और दवाई लेने के बाद 45 मिनट्स तक पानी के अलावा खाने को कुछ नहीं लेना है। अच्छा, पानी लिया जा सकता पानी है? उस दौरान लिया जा सकता है, खाने को कुछ नहीं लेना, खाने के लिए कुछ नहीं लेना है। एक और मैसेज है, राजकुमार 32 साल के हैं, कराला विलेज न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा गला बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, तो क्या ये भी थायराइड का लक्षण हो सकता है? थायराइड का ये लक्षण तब हो सकता है अगर आपको गले में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और जो स्वेलिंग आपके पीछे के ऑर्गन्स को कंप्रेस कर रही है,
तो ये लक्षण थायराइड से रिलेटेड हो सकता है। बट अगर आपका सिर्फ गला ज्यादा खराब है तो आपको एक बारी गले की जांच करानी चाहिए। जी, तो आज हमारा रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है थायराइड डिसऑर्डर्स, और यदि आप भी कोई सवाल इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट डॉक्टर रुजुल जैन, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में आज हमें बता रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रेडियो डॉक्टर में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रुजुल जैन, और आज का हमारा विषय है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो सर, जैसे कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से थायराइड बढ़ जाता है या ये डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी, जिसको हम हशीमोटोस थायराइडाइटिस बोलते हैं। बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से थायराइड सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। बाकी हाइपोथायराइड होने के कारण अगर किसी बीमारी के लिए हमें नेक में रेडिएशन मिली हो या कुछ दवाइयों से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। कई बारी अगर हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का ट्रीटमेंट मिला हो तो उसके बाद भी हाइपोथायराइड की बीमारी हो सकती है। और कई बारी कोई वायरल इलनेस के बाद भी हाइपोथायराइड की बीमारी हो जाती है और वो ट्रांजिएंट रहती है। हाइपरथायराइड की बात करें तो उसमें 3-4 जो मुख्य कारण हैं। पहला कारण एंटीबॉडीज बनना जो ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट करती है, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। दूसरा कारण होता है कि थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाती हैं जो ओवर फंक्शन करते हैं, जिसको हम मल्टी नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं। या कोई एक सिंगल गांठ होती है जो ओवर फंक्शन करती है। क्या ये बीमारियां जो है डिसऑर्डर्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं? मतलब एक बार दवा शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं हो सकती? मोस्टली अगर किसी को हाइपोथायराइड होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, तो मोर देन 90% ऑफ द टाइम ये दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसमें हाइपोथायराइड सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रहता है, जिसको हम ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और उसमें कारण होता है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद थायराइड ग्लैंड कुछ टाइम ओवर स्टिमुलेट होती है, फिर हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो कुछ कारण में दवाई बंद भी हो जाती है, बट वो डिपेंड करता है कि हाइपोथायराइड होने का कारण क्या है। आई थिंक वो बहुत रेयर केसेस में होता होगा। हाँ जी, मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स को दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। सर, एक सवाल आया है, इन्होंने नाम लिखा है प्रियंका, इनकी उम्र 35 साल है। इन्होंने कहा है कि मेरे फेस के ऊपर ब्लैकनेस हो गई है और हाथों पर भी कई जगह वाइट पैचेस हैं, तो क्या ये भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं? हाइपोथायराइड में जनरली स्किन कोर्स हो जाता है और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइपोथायराइड जैसे एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो इसके साथ स्किन की भी कुछ ऑटो इम्यून बीमारी एसोसिएटेड हो सकती है। तो आप बता रहे हैं कि आपके वाइट पैचेस बॉडी पे रहने लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको हाइपोथायराइड के साथ विटिलाइगो की बीमारी एसोसिएटेड ना हो। तो इसलिए थायराइड का टेस्ट तो करा लेना चाहिए, और उसके साथ कुछ अन्य बीमारी है तो वो चेकअप पे ही पता चलेंगी। पुनीत शर्मा लिख रहे हैं महरौली नई दिल्ली से। वो कह रहे हैं मेरी वाइफ को थायराइड डायग्नोस हुआ है और उन्हें 100 mcg थायरोक्साइन टैबलेट बोली है, ओडी बोली है, लेकिन वो रेगुलरली इसे नहीं लेती। तो क्या लगता है कि कुछ इरेगुलरिटीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेसिकली? हाँ, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि थायराइड ग्लैंड से बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म और शरीर के सारे सेल्स का मेटाबॉलिज्म इसी से रेगुलेट होता है। तो अगर आप दवाई को इरेगुलरली लेंगे, थायराइड फंक्शन आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपके बॉडी में सारे ऑर्गन्स पे एक तरीके से इफेक्ट आ सकता है। और खासकर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं। एक और सवाल है, लिखने वाले हैं बुरहानपुर एमपी से विलास राव मौर्य। इनका पूछना है थायराइड कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? थायराइड कैंसर में मोस्ट कॉमन लक्षण होता है कि थायराइड ग्लैंड में एक नोड्यूल आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड में एक गांठ हो गई है। अगर वो नोड्यूल का साइज बहुत जल्दी बढ़ रहा है, प्लस पेशेंट को बाकी सिम्टम्स आ रही हैं, आवाज चेंज हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, भूख कम लग रही है, वेट कम हो रहा है, तो ये लक्षण थायराइड कैंसर के हो सकते हैं।
सर एक सवाल और है, लिखने वाले हैं कांटा खांडेलवाल उज्जैन से। इनकी उम्र है 57 साल और इन्होंने कहा है कि मैं पिछले 25 साल से थायराइड की दवा ले रहा हूं, लेकिन 3 वर्ष से मेरा थायराइड जो है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद हाथ पैरों में और पूरी बॉडी में थकावट रहती है। और अभी मैं 25 mg की गोली ले रही हूँ, लेकिन क्या मुझे गोली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और गोली बंद होती है या नहीं? ये तो आई थिंक इनका जवाब इनको मिल गया होगा, लेकिन क्या उन्हें अभी गोली कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर आपकी थायराइड की दवाई से थायराइड फंक्शन कंट्रोल चल रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को उतनी डोज की रिक्वायरमेंट है, तो आपको दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप दवाई बंद करेंगे तो आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट में थायराइड की रिपोर्ट गड़बड़ आ सकती है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि उसके बावजूद इन्हें थकावट रहती है, और मे बी कि ये जो जैसे आप टेस्ट बता रहे हैं कितने टाइम में रेगुलर बेस पर कराने चाहिए? तो जैसे आपने कहा कि थायराइड फंक्शन नॉर्मल होने के बाद भी थकावट रह रही है, तो इसका एक कारण होता है कि कई बारी थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो जाता है बट स्टिल बॉडी के सेल्स में T3 हार्मोन की कमी रहती है। तो इसी में कुछ सालों से एक नया और ट्रीटमेंट आया जिनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल होने के बाद भी सिम्टम्स हाइपोथायराइड के परसिस्ट करते हैं। तो उन मरीजों में T3 की दवाई T4 के साथ एडिशनल देख सकते हैं। TSH के साथ में T3 और T4 की दे सकते हैं। थायराइड हाइपोथायराइड में जो दवाई देते हैं वो थायरोक्सिन दवाई देते हैं जो T4 हार्मोन होता है। काफी पेशेंट्स को सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी, तो उन मरीजों में T3 दवाई भी एडिशनल ट्रायल बेसिस पे फॉर 6 months देख सकते हैं कि उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। जी सर, यहाँ एक सवाल और बनता मुझे लगता है कि मेरे माइंड में जो आ रहा है, कई बार ये होता है कि बहुत टाइम से जैसे दवाई रेगुलर हम खा रहे हैं और वो बिल्कुल स्टेबल है, तो क्या उस समय वो जो जितने MCG की दवाई चल रही है वो कम हो सकती है या उतना ही खाना चाहिए जो मिल रही है? अगर आपकी जो दवाई की डोज चल रही है और उस पे आपकी थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो दवाई की डोज कम करने की जरूरत नहीं है, आपको उतनी ही दवाई की डोज कंटिन्यू करनी होती है। वो बेसिकली TSH से पता चल जाता है कि दवाई की डोज सेम रहेगी या कम ज्यादा होगी। एक सवाल और आया है, लिखने वाले हैं मेरी बेटी जो है 20 साल की है और अप्रैल 2021 में शी गॉट कोरोना और उसके बाद शी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉइड से वो पीड़ित हैं और उन्हें साथ साथ हेयर फॉल भी हो रहा है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन उसके बावजूद बालों में का गिरना जारी है, तो क्या मतलब करना, मूड स्विंग्स और भी है मतलब साथ में? अगर आपको उनको हाइपोथायराइड की बीमारी है और थायराइड फंक्शन काफी टाइम से दवाई लेने से कंट्रोल चल रहा है तो फिर आपको हेयर फॉल के बाकी कॉजेज भी क्यों हो रहा है एक बारी चेक कराने पड़ेंगे, क्योंकि जनरली हेयर फॉल उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनका थायराइड फंक्शन अनकंट्रोल रहता है। थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में और भी बात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और वापस आते हैं एक बार फिर से FM रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से सभी सुनने वालों का स्वागत। आज का हमारा विषय है थायराइड डिसऑर्डर्स और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुजुल जैन जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और आज बात कर रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास कुछ एक मैसेजेस और आए हैं। लिखने वाले हैं रघुविंदर सिंह चड्ढा, सुभाष नगर, दिल्ली से। उनका पूछना है कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन यूज करना भी क्या थायराइड बढ़ने का एक रीजन हो सकता है? क्या ऐसा है, प्लीज बताइए। अगर आपकी डोज एक्सेस हो रही है तो वो पता चल जाएगा, TSH आपका लो होगा तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम आपकी डोज को रीएडजस्ट करके कम कर दिया जाएगा। तो अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओवरडोज होती है तो उसका साइड इफेक्ट है, बट एक बार ही अगर ओवरडोज हो रही है जो नेक्स्ट टाइम करेक्ट हो रही है तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी सर, यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, कुछ लोग अक्सर गोली खाना भूल जाते हैं या उन्हें लगता है शायद हमने गोली नहीं खाई, तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट्स गोली खाना भूल जाते हैं तो उनके लिए सिंपल तरीका है कि वो नेक्स्ट डे एक गोली की जगह 2 गोली ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना लास्ट डे की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं। और यदि कभी ऐसा हो कि कोई गोली खा ले लेकिन बावजूद आधे पौने घंटे बाद या कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि शायद मैंने नहीं खाई,
तो क्या उस केस में यदि वो दोबारा गोली ले लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं? नहीं, अगर उनको डाउट है कि उन्होंने गोली खाई थी या नहीं और वो मिस्टेकिंगली 2 बारी एक दिन गोली ले भी लेते हैं तो उनसे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, जो ये टेस्ट होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? कितने कितने टाइम में ये कराते रहना चाहिए यदि ये स्टेबल है उसके बावजूद भी? अगर किसी को हाइपोथायराइड है और उनकी डोज अगर चेंज होती है तो नेक्स्ट टेस्ट उनको 6 वीक्स के बाद कराना चाहिए। और जो पेशेंट्स क्रॉनिकली मेडिसिन पे हैं और स्टेबल उनकी डोज चल रही है तो कुछ टाइम तक वो 3 मंथली टेस्ट करा सकते हैं और 2-3 साल से अगर डोज स्टेबल है तो वो 6 मंथली भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। जी, एक और मैसेज आया है, लिखने वाले हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लिखने वाली है मीना दिल्ली से। इन्होंने कहा मुझे 10 साल से थायराइड है और सुबह के समय मुझे चेस्ट पेन होता है जब एम्प्टी स्टमक होता है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये भी थायराइड की वजह से है या कोई और बीमारी भी हो सकती है? नहीं, इसके लिए तो आपको अपने इवैल्यूएशन करानी चाहिए कि चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरली चेस्ट पेन तभी होता है अगर आपको थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो रहा है। बट हाइपोथायराइड में जनरली चेस्ट पेन थायराइड की वजह से नहीं होता है, बट थायराइड के साथ अगर एसोसिएटेड हार्ट की दिक्कत है तो उससे चेस्ट पेन हो सकता है। जी सर, अब एक और मैसेज हम तक आया था, रघुविंदर सिंह चड्ढा ने ही पूछा है। उन्होंने ये बोला है कि जो डाइट होती है या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए कि थायराइड हमारा ना बढ़े? जनरली जिन पेशेंट्स को हाइपोथायराइड है उनको रेगुलरली आयोडाइज सॉल्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत एसेंशियल मिनरल है। हमारे थायराइड ग्लैंड को डेली डाइट में 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। बाकी आपको डाइट में अलग से कुछ रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम सुनते हैं कि ब्रेसिकी फैमिली के वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, इनको कई पेशेंट सोचते हैं अवॉइड करना चाहिए, बट ये देखा गया कि अगर पेशेंट्स इन वेजिटेबल्स को डेली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तभी वो वेजिटेबल्स थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन पे इफेक्ट करते हैं। बट वंस इन अ वाइल सारी चीज ले सकते हैं। थायराइड की बीमारी के लिए आपको डाइट में कुछ स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जी, क्योंकि जनरली कहीं यही नहीं, जैसे कुछ लोग, एक मैसेज और आया है हम तक, काजल लिख रही हैं, 28 साल की हैं, उन्हें उनका सवाल ये है कि ग्रीन टी और फूल गोभी नहीं खानी चाहिए थायराइड में। और ऐसे ही एक सवाल और आया है, उन्होंने पूछा है कि चावल शायद नहीं खाने चाहिए, तो क्या ये भी ऐसा है कुछ? नहीं, मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लोग सोचते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए या इसमें दही खाना फायदेमंद हो सकता है, तो बेसिकली क्या डाइट प्लान होना चाहिए थायराइड के लिए? थायराइड के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी बताया कि गोभी खाने से आपकी थायराइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इफेक्ट तभी करते हैं अगर आप उन चीजों को रेगुलरली बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे। तो जैसे नॉर्मल डाइट में आप लेते हैं वो सारी सब्जियां सब ले सकते हैं, आपको चावल या कोई भी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। थायराइड के लिए हमें ट्रेस मिनरल्स, आयरन, कॉपर, आयोडीन जो जरूरी होते हैं, तो वो चीजों को हमें अपनी डाइट में पूरा करना चाहिए। सर, जनरली हम थायराइड को ये समझते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिसीज है और जैसा आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ये, है ना, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और उनका वेट गेन भी हो रहा है और वो अनहेल्दी फूड भी खा रहे हैं, तो क्या उन्हें ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस हैं या नहीं, ऐसा है? बेसिकली थायराइड एक ऑटो इम्यून, हाइपोथायराइड अगर हम बात करें तो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो एंटीबॉडी बनने के कारण से होता है। तो अगर हम देखें तो एंटीबॉडीज जनरल पॉपुलेशन में 5% लोगों में मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो प्री डिस्पोजिशन है थायराइड डिजीज होने का उसको कम करने के लिए हम रेगुलर हेल्दी एक्सरसाइज, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको क्विट करना चाहिए, रेगुलर साउंड स्लीप लेनी चाहिए और हेल्दी डाइट जो थायराइड के लिए ज़रूरी मिनरल्स हैं उनकी कमी नहीं होने देनी चाहिए। तो इन चीज़ों से हम अपने थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
जी। अच्छा, जनरली जब हम थायराइड किसी को हो जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये बहुत मतलब मुझे क्यों हुआ थायराइड, वो उसे एक सीरियस प्रॉब्लम समझते हैं या अपनी बीमारी बताना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये एक्चुअल में एक सीरियस प्रॉब्लम है? इसको हमें एक बीमारी ना सोच के हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में एक एसेंशियल ग्लैंड है, और अगर किसी भी कारण से वो ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पा रही है तो जस्ट हम उसे एक दवाई के रूप में हार्मोन को पूरा कर रही हैं। तो ये एक तरीके से दवाई नहीं, ये आपकी बॉडी के लिए एक नेसेसिटी है जी। तो इसको बीमारी ना समझ के एक हार्मोन को पूरा करने के लिए एक मेडिसिन दी जा रही है, और इसका लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। अगर हम दवाई नहीं लेंगे, अपना थायराइड फंक्शन को कंट्रोल नहीं करते तो उन चीजों का साइड इफेक्ट बॉडी में ज्यादा होगा। तो बेहतर यही है जिसे थायराइड है उसे छुपाए नहीं, बल्कि समय से उसकी दवाई लें और बिना नागा लें और अपने ट्रीटमेंट को सही दिशा में लेकर जाएं। जी हाँ, ऐसे ही बात और भी करेंगे, थायराइड डिसऑर्डर से रिलेटेड और भी सवाल हम डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। और यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि 9868107070। मैं हूँ रश्मि और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर रुजुल जैन, जो बता रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ओम प्रकाश खंडेलवाल पूछना चाहते हैं उज्जैन से, थायराइड की जांच खाली पेट होनी चाहिए या कभी भी हम इसका टेस्ट करा सकते हैं, और गोली की कितनी देर के बाद चाय पीनी चाहिए? अगर आपको हाइपोथायराइड की बीमारी है तो हम उसमें सिर्फ TSH का टेस्ट कराते हैं, तो वो आप दिन के किसी भी टाइम करा सकते हैं, आपको खाली पेट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और गोली खाने के बाद अगर आपको चाय पीनी है तो आइडियली आपको 45 मिनट का वेट करना चाहिए, और मिनिमम 30 मिनट्स तो एसेंशियल है वेट करना। तो सर, ये केवल चाय के ऊपर है या नारियल पानी या दूध? कुछ लोगों को होता है कि वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाते, तो मतलब ये कि सिर्फ चाय और पानी के लिए है या सभी चीजों के लिए है? नहीं, पानी तो आप पी सकते हैं। अगर खाने को आप कुछ भी लेंगे तो थायराइड ग्लैंड की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ेगा जी। तो काफी पेशेंट्स जिनको एडिक्वेट डोज देने के बाद भी थायराइड कंट्रोल नहीं होता, तो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट्स वेट नहीं करते हैं दवाई लेने के बाद चाय पीने में, तो आपको आइडियली 45 मिनट का वेट करना चाहिए। उस दौरान पानी के अलावा खाने को कुछ नहीं लेना चाहिए। जनरली हम थायराइड की जब बात होती है और सबसे ज्यादा लोगों में हाइपो देखने को मिलता है, तो उससे जैसे आपने बताया कि मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, और वो उसके बाद चाहते हैं कि वो अपना वजन कम करें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वजन हम कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, जबकि उनके सामने सामने जो लोग थायराइड से पीड़ित नहीं है, नॉन थायराइड लोग हैं, उनका वजन कम हो रहा है। तो क्या ये थायराइड की वजह से ही है या उनके एफर्ट्स में कुछ कमी है? अगर हम वेट गेन की बात करें तो वेट गेन सिर्फ तभी होता है जब आपको थायराइड की बीमारी थोड़ी सीवियर होती है, जिसको हम जनरली TSH अगर 10 से ज्यादा होता है तभी इससे वेट गेन होता है जी। और मैक्सिमम इसमें 10% ऑफ द बेसलाइन वेट ही बढ़ता है थायराइड की बीमारी से। बट अगर दवाई देने पे आपका थायराइड फंक्शन कंट्रोल चल रहा है तो फिर उससे और फर्दर वेट गेन नहीं होता है। तो अगर किसी को हाइपोथायराइड की बीमारी है और उसका थायराइड फंक्शन कंट्रोल चल रहा है बट फिर भी वेट गेन हो रहा है, तो फिर उनको अपने बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स को करेक्ट करना चाहिए। सर, एक जैसे अभी हमने डाइट प्लान की बात की, और एक और कॉमन सी बात है कि हम कहते हैं कि थायराइड जो है उसका सॉल्ट यानी नमक से सीधा संबंध है, तो थायराइड वाले को किस तरह का नमक बेसिकली खाना चाहिए? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हमें डेली 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट यूज करना चाहिए। अगर हम आधा चम्मच आयोडाइज सॉल्ट डेली यूज करते हैं तो उससे आयोडीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जी। और यदि कोई सेंधे नमक का प्रयोग करता है, क्योंकि आजकल सभी सोचते हैं कि आयोडीन नमक की बजाय हम सेंधा नमक प्रयोग करें और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्योर कर सकते हैं, तो क्या ये थायराइड में भी सेंधा नमक सही रहता है? सेंधा नमक में मिनरल्स काफी अच्छे क्वांटिटीज में होते हैं, बट
उसमें एक ड्रॉबैक है कि सेंधा नमक में आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है। तो जिन पेशेंट्स को थायराइड की बीमारी है या उनको अपना थायराइड फंक्शन मेंटेन रखना है, तो उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो आयोडाइज सॉल्ट का ही यूज करें। जी, तो कुल मिलाकर थायराइड की यदि बात करें तो आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है वो ज़रूर खाना चाहिए और तभी आप अपने थायराइड को नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, बेसिकली शहरों में यदि हम देखें तो लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 भी काफ़ी कम आता है। तो क्या इनका और थायराइड का भी आपस में कोई संबंध है? कुछ स्टडीज में ये लिंक पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो पेशेंट्स प्रोन हैं उनको हाइपोथायराइड जल्दी हो सकता है। तो हमें अपना विटामिन डी लेवल्स एडिक्वेटली मेंटेन रखना चाहिए जी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से थायराइड डिजीज होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है। ओके। और सर, थायराइड होने के बाद किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? तो अगर हाइपोथायराइड की बात करें तो ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो जिन पेशेंट्स को थायराइड की डिजीज होती है उनको बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होने का रिस्क रहता है, जिनमें कई पेशेंट्स को गेहूं की एलर्जी हो सकती है जिसको हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं। कई पेशेंट्स को एड्रिनल ग्लैंड की हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड में B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, स्किन की बीमारी हो सकती है। तो काफी और ऑटो इम्यून डिजीज भी इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। और क्या जिन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर है वो भी थायराइड की वजह से हो सकता है? थायराइड एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है रिवर्सिबल डिमेंशिया का। तो अगर ओल्ड एज में डिमेंशिया है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कारण है जिसको हम दवाई दे के करेक्ट कर सकते हैं और डिमेंशिया भी रिवर्स हो सकता है। सर, जनरली थायराइड जिसको होता है तो वो थकावट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो ये सिर्फ थायराइड की ही रीज़न, मतलब थायराइड ही इसका अकेला रीज़न हो सकता है या कोई और बीमारी भी कोई रीज़न हो सकती है? जिन पेशेंट्स को हाइपोथायराइड होता है उनको बहुत ज्यादा फैटीग थकान रहती है और कई बार उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल होने के बाद भी ये सिम्टम परसिस्ट कर सकता है जी। तो इसका एक कारण होता है कि सेल्स में T3 उतनी मात्रा में नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। तो इसी के लिए कुछ पेशेंट्स में हम रूटीन T4 की दवाई के साथ T3 की दवाई एडिशनल दे के देख सकते हैं। और स्टिल अगर उन्हें बहुत ज्यादा थकान है तो हमें थायराइड के साथ जो एसोसिएटेड डिजीजेज होते हैं उनकी भी जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड के साथ बॉडी में B12 की एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट हो सकती है। कई पेशेंट्स को गेहूं की एलर्जी भी हो सकती है जी। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स भी कम हो सकते हैं, तो ये सब जांच भी करा लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक मिथ और है कि मतलब लोग सोचते हैं कि यदि हम बहुत ज्यादा चाय कॉफी पियेंगे तो थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड डिसऑर्डर बढ़ सकता है। क्या ऐसा भी है? नहीं, तो कईयों को बहुत शौक होता है कि उन्हें दिन में 10-10 चाय चाहिए, लेकिन मना किया जाता है कि नहीं, यदि आप चाय या कॉफी पियेंगे तो थायराइड आपका बढ़ जाएगा। ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कोई स्पेसिफिक डाइट की एक्सेस से थायराइड डिजीज होने का रिस्क। तो ये बेसिकली एक मिथ ही है। जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रुजुल जैन मेदांता हॉस्पिटल से और ये एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और आज बात कर रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर अभी भी खुला है, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और डॉक्टर साहब, अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, चलते चलते थायराइड के बारे में आप क्या बताएंगे कि लोग किस तरह से थायराइड से खुद को बचा सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए कि उन्हें ये डिसऑर्डर हो ही ना? पेशेंट्स को अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए, अपनी डाइट में आयोडाइज सॉल्ट रेगुलर यूज करें, साउंड स्लीप लें, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे क्विट करें। और मैं दोबारा से कहूँगा कि थायराइड एक बहुत इजीली करेक्टेबल बीमारी है। अगर आपको कुछ भी सिम्टम लगते हैं आप एक अपना सिंपल थायराइड का टेस्ट करा के उस बीमारी को जान सकते हैं। और ये एक बल्कि बीमारी नहीं है, जो बॉडी में हार्मोन कम बन रहा है उसको जस्ट एक दवाई से करेक्ट
करा जाता है। तो आप अपना रेगुलर फॉलोअप रखें, और अगर आपका थायराइड फंक्शन स्टेबल चल रहा है तो टेस्ट भी 3 से 6 महीने पे करा सकते हैं। और जैसे लाइफस्टाइल के हिसाब से हम कहें तो क्या योग और प्राणायाम भी किया जा सकता है? हाँ, इन जनरल योग, प्राणायाम, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे बाकी ऑर्गन्स को बेनिफिट करती हैं, वैसे ही थायराइड ग्लैंड में भी ये सब चीज़ें बेनिफिशियल हैं। तो आज हमने बात की थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर रुजुल जैन, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, और आज बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से हम थायराइड डिसऑर्डर से बच सकते हैं, और उसमें क्या क्या हमें डाइट में नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए, किस तरह से आप रेगुलर बेस पर अपनी दवाई को कंटिन्यू करके थायराइड से खुद को बचा सकते हैं। यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ आप इस प्रोग्राम में और कौन से विषय पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कोई सवाल, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमें मैसेज करके। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।